नमस्कार दोस्तों, अगर आपको मेरी नोवेल पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। अगली सुबह काया सोकर उठती है। उसे अपने सर में बहुत दर्द महसूस हो रहा था। वह अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उठकर वो वॉशरूम चली जाती है। वहाँ से फ्रेश होकर वो अपने रूम में तैयार होकर बाहर निकल जाती है। इस वक्त उसने बहुत ही कैजुअल से कपड़े पहन रखे थे, टी शर्ट और शॉर्ट्स, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट और हॉट लग रही थी। बाहर आकर वह एक टेबल के पास रखी चेयर पर बैठ जाती है। वेटर कॉफ़ी लेके आता है और वो कॉफ़ी पीने लगती है। तभी उसके सामने वाली चेयर पर विराज आकर बैठ जाता है, जिसे देखकर काया के गले में कॉफ़ी अटक जाती है और वो खांसने लगती है। विराज काया के पास खड़ा होकर उसकी पीठ सहलाने लगता है। काया विराज के हाथ को हटा देती है और उससे कहती है, स्टे अवे फ्रॉम मी। तो विराज मुस्कुराकर उसकी तरफ देखता है और उसकी नज़रें काया की गर्दन पर जाती हैं, जहाँ उसने रात में दिए हुए उसके निशान मौजूद थे। उन्हें देखकर वो मुस्कुरा जाता है। उन निशान को देखकर विराज की आंखों में एक अलग ही पागलपन और चमक आ जाती है और काया उसकी तरफ देखकर अपनी आंखें नीचे कर लेती है। काया अपना कॉफ़ी मग लेकर वहाँ से उठकर चली जाती है। यह सारा नज़ारा मिस्टर हरिवंश राय जी दूर से देख रहे थे। वह अपने हाथों की मुट्ठी भींच लेते हैं और फिर कहते हैं, इस लड़की का कुछ तो करना पड़ेगा, वरना विराज अपने मकसद से पीछे हट जाएगा। जितना सक्सेसफुल वो बना है सब बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद वह एक नज़र विराज को देखते हुए वहाँ से चले जाते हैं। काया पूल के पास जाकर बैठ जाती है। तभी पूल में स्विमिंग कर रही उसकी फ्रेंड और उसके पास आकर उससे कहती हैं, ओए मैडम, रात को हैंगओवर उतर गया क्या? तो काया उनकी तरफ देखकर कहती है, क्या कहना चाह रही हो तुम, साफ साफ कहो। तो वो हंसने लगती है और कहती है, रात को तो तुम इतनी रोमांटिक हो रही थी उस बंदे के साथ। दूसरी तरफ विराज खड़ा था, वह उसकी तरफ देखकर इशारा कर रही थी। तो काया गुस्से में उनकी तरफ देखती है और उनसे कहती है, मैं और उसके साथ रोमांस कर रही थी? तुम लोगों का दिमाग खराब हो चुका है। तब वह कहती है, मैडम, आप कल रात को फुली ड्रंक हो चुकी थी और उसके बाद आप सीधे उस बंदे के पास गई और उसे किस करने लगी। यह सुनते ही काया के हाथ पैर फूल जाते हैं और वह अपने दिमाग पर जोर डालने लगती है, मगर उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी और जब उसे शराब चढ़ जाती है तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता था। फिर वह उठकर विराज के पास जाती है और उससे कहती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। विराज काया को ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है और फिर उससे कहता है, बोलो। तो काया कहती है, यहाँ नहीं, कहीं और चलें। विराज उसके पीछे चलने लगता है। काया विराज को अपने साथ अपने रूम में ले जाती है और दरवाज़ा बंद करके उससे कहती है, क्या मैंने कल तुम्हें किस किया था? तो विराज हंसते हुए उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें किसने कहा? तुम तो पूरी तरह नशे में थी और किसके अलावा भी बहुत कुछ हुआ। वह तुम्हें याद नहीं? अच्छा ये बताओ, तुम्हारे कपड़े किसने चेंज किए, यह तुम्हें याद है? तो काया विराज की तरफ आंखें फाड़ के देखने लगती है और विराज की कॉलर पकड़ लेती है। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। विराज उसकी तरफ देखकर उस बढ़ने लगता है। काया घबराकर उसकी कॉलर छोड़ देती है और पीछे हट जाती है। पीछे हटते हटते काया दीवार से सट जाती है और विराज बिल्कुल उसके करीब आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, बहुत करीब थे कल हम, बहुत कुछ होने वाला था और मेरे अलावा तुम्हें कोई और हाथ भी नहीं लगा सकता। वो तो मैंने खुद को रोक लिया था आगे बढ़ने से, मगर। तो काया अपने कपकपाते होठों से विराज से पूछती है, मगर क्या किया तुमने कल मेरे साथ? तो विराज एकदम सिडक्टिव वॉइस में उसके कान के पास आकर कहता है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हारे कपड़े चेंज कर दिए। और कुछ तुम्हें जानना हो तो अपने कपड़े उतार कर आईने के सामने खड़ी हो जाना, तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। यह बोलने के बाद विराज एक डेविल स्माइल के साथ वहाँ से चला जाता है। काया वहीं जम जाती है। फिर वह सीधे वॉशरूम में जाती है और अपने कपड़े निकाल कर खुद को आईने में देखती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसकी इंटरनल बॉडी पर जो उसे निशान नज़र आ रहे थे, उन्हें देखकर वह अपने दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लेती है और वहीं वॉशरूम में अपना सर पकड़कर बैठ जाती है और अपने आप से कहती है, इसका मतलब कल वो मेरे साथ। फिर वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। इतने में वॉशरूम का गेट लॉक होता है। काया अंदर से ही आवाज़ लगाकर पूछती है, कौन? तो बाहर से महक कहती है, तेरे कपड़े रख दिए हैं मैंने, उन्हें पहनकर आ जाना। आज मेरी हल्दी की रस्म है, ये येलो कलर की ड्रेस पहनकर ही आना, समझी? उसके बाद महक कमरे से चली गई थी। काया बाथरोब पहनकर बाहर आती है और बेड पर रखी हुई ड्रेस को देखने लगती है। उसकी आंखें रोने की वजह से लाल हो गई थी और उसकी पूरा फेस लाल हो चुका था। फिर वह उस ड्रेस को उठाती है और पहनने लगती है।
तैयार होने के बाद वह खुद को आईने में देखती है तो उसे अपनी गर्दन पर विराज के दिए हुए निशान दिख रहे थे। उसने येलो कलर का लहंगा पहना था जिसके साथ में एक छोटा-सा बैकलेस स्टेप ब्लाउज़ था और साइड में एक दुपट्टा था, जो कि काफ़ी पतला था। उसने अपनी गर्दन के निशानों को छुपाने के लिए अपने बालों को खुला छोड़ रखा था। फिर वह वहाँ से चुपचाप बाहर निकल जाती है और एक तरफ खड़ी हो जाती है। सामने महक की हल्दी चल रही थी। महक और शशांक दोनों एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे। महक ने भी आज बहुत खूबसूरत येलो लहंगा पहना था। शशांक भी येलो कलर के कपड़े पहनकर बैठा हुआ था। शशांक काया को देखकर उसे बुलाता है और कहता है, तुम कहाँ हो? जल्दी से इधर आओ। फिर काया वहाँ पर आती है। फिर वह काया से हल्दी लगाने के लिए कहता है। काया उन दोनों के हल्दी लगा देती है। महक काया के गाल पर हल्की सी हल्दी लगा देती है, जिससे काया महक की तरफ देखती है और फीकी सी मुस्कान के साथ पीछे हो जाती है। सभी लोग जमकर नाच गाना कर रहे थे, मगर काया का मन बेचैन था। वह वहाँ गार्डन में जाकर बैठ जाती है और सोचने लगती है। इतने में वहाँ कबीर आ जाता है और काया के पास बैठ जाता है और उससे कहता है, क्या जादू कर दिया है तुमने मेरे भाई पर? काया एकदम से पलटकर कबीर की तरफ देखती है। फिर कबीर से कहती है, आप कौन और आप किसकी बात कर रहे हो? तब कबीर अपना हाथ आगे करके काया से कहता है, हाय आई एम कबीर रॉय, विराज रॉय का छोटा भाई। तो काया नफ़रत भरी नज़रों से कबीर को देखने लग जाती है और वहाँ से उठकर जाने लगती है। तो कबीर काया के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है, अरे तुम तो भाग रही हो, मुझे लगा तुम मुझसे बात करोगी। मेरे भाई के साथ तो तुम इतने अच्छे से रोमांस कर रही थी और मुझसे बात भी नहीं कर रही हो। काया कबीर को अपनी उंगली दिखाते हुए कहती है, लिसन, मुझे ना तो तुम में कोई इंटरेस्ट है ना तुम्हारे भाई में कोई इंटरेस्ट है, और हाँ, मेरा पीछा करना छोड़ दो। यह बोलकर काया जैसे ही आगे बढ़ती है, सामने उसके हरिवंश राय जी खड़े थे। उन्हें देखकर काया थोड़ी सी डर जाती है और पीछे होने लगती है। इतने में वहाँ विराज आ जाता है और काया के पीछे खड़ा हो जाता है। काया पीछे हटते हटते विराज से टकरा जाती है और विराज की बाहों में गिर जाती है। काया अपनी आंखें बंद कर लेती है, मगर जब उसे एहसास होता है कि वह नीचे नहीं गिरी है, तब वह अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है तो सामने विराज को देखती है। विराज को देखकर वह उसे एक तरफ धक्का देकर सीधी हो जाती है और उससे कहती है, मिस्टर विराज रॉय, आपकी प्रॉब्लम क्या है जो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हो? कभी मेरे कमरे में आ जाते हो, कभी मेरे कॉलेज में आ जाते हो। जब से आप मेरी लाइफ में आए हो, आपने मुझे बर्बाद करके रख दिया है। मेरा करियर ख़राब करने पर तुले हो। आप कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हो आप मेरे साथ? इतने में हरिवंश राय जी जोर से काया की तरफ देखकर कहते हैं, बिल्कुल चुप हो जाओ। खबरदार जो एक शब्द भी मेरे बच्चे के खिलाफ निकाला। तो काया उनके पास आती है और उनकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, तो क्या करेंगे आप? अपने इस गुंडे बेटे से मुझको मरवा देंगे? तो ठीक है, आपको जो करना है आप कर लीजिए, मगर अब ना मैं आपसे डरूंगी ना आपके बेटों से। बहुत हो गया। यह बोलते ही काया गुस्से से हरवंश राय जी की तरफ से देख रही थी, जिसे देखकर विराज को बहुत गुस्सा आता है और वह सीधे काया का हाथ पकड़कर मरोड़ देता है, जिससे कि काया के मुंह से एक आह निकल जाती है और फिर वो आंसू भरी आंखों से विराज की तरफ देखने लग जाती है। विराज काया के कान के पास आकर उससे कहता है, मेरे डैड से इस तरह बात करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। अभी के अभी उनसे माफ़ी मांगो। तो काया विराज से कहती है, मैंने कुछ गलत नहीं बोला जो मैं उनसे माफ़ी मांगूं, और मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। उसके बाद विराज के पैर पर अपनी सैंडल की हील रख देती है, जिससे विराज के पैर में चोट लग जाती है और विराज काया का हाथ छोड़ देता है। फिर काया जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। विराज गुस्से से उसकी तरफ देखता रह जाता है। फिर हरिवंश राय जी विराज के पास आकर कहते हैं, जितनी जल्दी हो सके इस लड़की की अकड़ निकालो और तुम्हें उसके साथ जो करना है तुम करो। यह कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। विराज गुस्से से उस तरफ देखता है जहाँ काया गई थी। विराज उस तरफ चला जाता है। काया सबसे भागकर टेरेस पर चली गई थी और वहीं बैठकर रोने लगती है। विराज काया को ढूंढते हुए टेरेस पर आ जाता है। वहाँ विराज को काया नज़र आती है। वो जल्दी जल्दी कदम रखकर उसके पास पहुँचता है और उसकी एक बाजू को पकड़कर उसे उठा लेता है। विराज गुस्से से काया के कान पर चिल्लाकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डैड के साथ इस तरह पेश आने की? तुमने उनसे ऊंची आवाज़ में बात कैसे की? तुम जानती नहीं हो कि मैं कितना खतरनाक हूँ? काया विराज की आंखों में आंखें डालकर देखती है और उससे कहती है, ऐसे चिल्लाकर बोलोगी तो क्या मैं डर जाऊंगी?
नहीं मिस्टर विराज रॉय, मुझे आपसे डर नहीं लगता। तो विराज ज़ोर ज़ोर से हंसता है और काया की तरफ देखता है। फिर वह काया को पकड़कर दीवार से लगा देता है और उसके बिल्कुल नज़दीक जाकर कहता है, जल्द ही डरने लग जाओगी। उसके बाद वो काया की गर्दन पर ज़ोर से बाइट कर देता है, जिससे काया की आह निकल जाती है और वो विराज को अपने हाथों से धक्का मारने लगती है, मगर विराज उसके दोनों हाथों को पकड़कर दीवार से लगा देता है। उसके बाद वह काया कुछ नहीं कर पा रही थी। इतने में पीछे से किसी की आवाज़ आती है। वह दोनों पलट कर जैसे ही देखते हैं तो वहाँ मिस्टर शुक्ला खड़े हुए थे। वह उन दोनों के पास आकर कहते, कमाल की बात है, मैं जहाँ भी देखता हूँ तुम दोनों मुझे साथ ही नज़र आते हो, और वह भी ऐसे वैसे नहीं, बहुत ही ज़्यादा क्लोज़। कभी विराज तुम काया के रूम से बाहर निकलते हो तो कभी काया तुम्हारे ऊपर पड़ी मिलती है। समझ में नहीं आता तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है। विराज अपने दांत पीसते हुए कहता है, मिस्टर शुक्ला, आप हमारे दूर के मामा हो, दूर के ही रहो, मेरे नज़दीक आने की कोशिश मत करना। बोलकर विराज वहाँ से निकल जाता है। काया डरी सी सहमी सी शुक्ला जी की तरफ देख रही थी और धीरे से उनके पास आकर, मैंने कुछ नहीं किया। तब शुक्ला जी हंसते हुए कहते हैं, तुमने थोड़े ना कुछ किया है, अभी तो तुम कुछ और ही कर रही थी। उस विराज के साथ जो तुम कर रही थी वो मुझे दिखाई नहीं दिया था क्या? तब काया गुस्से से शुक्ला जी की तरफ देखती है और कहती है, आप गलत समझ रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वह तो फिर वह चुप हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। शुक्ला जी एक शातिर मुस्कान के साथ काया को जाते हुए देख रहे थे। फिर वह नीचे चले जाते हैं और जाकर सारी बातें काया की माँ और उसके भाई शशांक को बता देते हैं। उनसे कहते हैं, मैं अब आपके घर में अपनी बेटी महक की शादी नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी बेटी का चाल चलन मुझे कुछ ठीक नहीं लगा और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी ऐसे माहौल में जाए। तो शशांक गुस्से से शुक्ला जी की तरफ देखता है और उनसे कहता है, हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के बारे में इस तरह की घटिया बातें करने की। अगर आपको शादी नहीं करनी है तो मत कीजिए, मगर मेरी बहन के खिलाफ कुछ भी अनाप शनाप मत बोलिए। इतने में महक दौड़ दौड़ कर आती है और शशांक से कॉलर पकड़ कर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डैड से इस तरह बात करने की। वो भी जो भी कुछ कह रहे हैं सब कुछ सही कह रहे हैं। विराज का तुम्हारी बहन के साथ अफेयर चल रहा है, वह भी अब से नहीं, कॉलेज से। उस रात को मेरी बैचलर पार्टी में भी विराज और काया दोनों एक दूसरे के साथ थे। मैंने उन दोनों को कमरे में भी देखा था, वो दोनों वहाँ भी साथ थे। तो शशांक महक के गाल पर एक थप्पड़ मार देता है और उससे कहता है, खबरदार, जो तुमने मेरी बहन के बारे में एक भी बकवास की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सारा हंगामा सुनकर सारे रिलेटिव्स वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। काया को जब भी भीड़ इकट्ठा दिखाई देती है तो वह भी वहाँ पर पहुँच जाती है और विराज की फैमिली भी वहाँ पहुँच चुकी थी। काया शशांक और महक के पास आकर कहती है, क्या हुआ, तुम दोनों इस तरह क्यों झगड़ रहे हो। तो महक आंखों में आंसू भरकर काया की तरफ देखती है और उसकी नज़र काया की गर्दन पर मौजूद निशान पर जाती है और वो उसके बालों को पीछे हटाकर शशांक से कहती है, ये देखो निशान, तुम जानते हो ना ये किस चीज़ के निशान है। तो शशांक गुस्से से काया की तरफ देखता है। काया कंफ्यूज होकर महक की तरफ देख रही थी। फिर उसे याद आया कि टेरेस पर विराज ने उसे बाइट किया था। फिर वह शशांक से कहती, भाई वो। इतने में शशांक जोरदार थप्पड़ काया के गाल पर लगा देता है और वह आंखों में आंसू भरकर शशांक की तरफ देखने लगती है। शशांक उससे कहता है, मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, मैंने तुझे कितना प्यार किया, फिर भी तूने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा दिया। मेरे लिए तो तू बिल्कुल भी मैटर नहीं कर रही आज के बाद। मगर ये बोलकर शशांक चुप हो जाता है। काया हाथ जोड़कर शशांक से कहती है, भाई मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है। वह तो इतना बोलकर फिर वो चुप हो जाती है। तो शुक्ला जी आकर काया के पास कहते हैं, अगर तुमने कुछ किया ही नहीं है तो ये बोलते बोलते तुम हर बार चुप क्यों हो जाती हो, इसका कारण भी तो हमें समझाओ। फिर बोलकर शुक्ला जी एक शातिर हंसी हंसने लगते हैं और काया की तरफ देखने लगते हैं। विराज जो ये सब बहुत देर से देख रहा था, तेजी से चलकर आ गया था। शशांक की आंखों में आंखें डालकर कहता है, दोबारा कभी उसे हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना। शशांक विराज से कहता है, तुम होते कौन हो मुझे ये बताने वाले कि मैं अपनी बहन को क्या करूँ और क्या नहीं। तब विराज गुस्से में अपनी हाथ को अपनी गर्दन के पीछे फेरता है और फिर शुक्ला जी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार देता है, जिससे शुक्ला जी जमीन पर गिर जाते हैं और घबराते हुए विराज की तरफ देखने लगते हैं। यह देखकर महक डर जाती है और 2 कदम पीछे हो जाती है। शशांक अचानक से हुआ यह सब देखकर हैरान रह जाता है और विराज शशांक के पास आकर कहता है, काया के भाई हो इसलिए तो मैं छोड़ रहा हूँ, वरना। उसके बाद विराज वहाँ से चला जाता है। काया वहाँ खड़ी दंग रह जाती है और सबकी नज़रें काया पर होती हैं। यह देखकर काया वहाँ से चली जाती है और विराज के पीछे जाती है। फिर वह विराज को आवाज़ लगाती है। काया की आवाज़ सुनकर विराज रुक जाता है और पलटकर उसे देखता है। काया उसके पास आकर कहती है, तुम होते कौन हो मेरी फैमिली में बोलने वाले। मगर विराज की नज़र काया के गाल पर थी, जहाँ शशांक की उंगलियों के निशान बन गए थे। विराज काया के गाल पर हाथ रखता है और काया उसकी तरफ देखने लगती है। फिर विराज काया से कहता है, तुम्हारे हर बॉडी के पार्ट पर सिर्फ मेरे निशान होने चाहिए, समझी। उसके बाद विराज वहाँ से चला जाता है। काया विराज की बात सुनकर हैरानी से उसे देखने लगती है।
वहीं दूसरी तरफ शुक्ला जी शादी को लेकर हंगामा कर देते हैं। उन्होंने कह दिया था कि अब यह शादी नहीं होगी। आगे क्या होगा ये जानने के लिए अगला पार्ट ज़रूर देखें।